स्पाइन सीधी, स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निपलो पितरों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग जो इस सेमेस्टर में जुड़ेंगे, इस वीडियो में जुड़ेंगे, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण और उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये ख्याति मिली हुई है और इस विधा को, एक्यूप्रेशर विधा को, यह उन्नति प्राप्त हुई है, ये उत्कर्ष प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं।
रहे हैं, हम लोग शेयर कर रहे हैं चरक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी पर शेयर हो रहा ना। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो 10 द्रव्य हैं उनमें आकाश, वायु, अग्नि पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब हम लोग आगे जल महाभूत से चर्चा करते हैं। तो जल महाभूत क्या है? द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिछिल, रस, गुण, बहुलान्या, तान्युक, क्लेद, स्नेह, बंद, विषंद, मार्दव, प्रहलाद, कराणी। यानी द्रव्य, ये जो है जो द्रव्य है लिखा हुआ है, इसको आप काट लीजिए। अगर आप लोग किताब में लिखा हुआ है जहां निम्नलिखित गुण प्रधान होते हैं, जो आप्य द्रव्य कहते हैं, इनको आप्य कहा जाता है। ठीक है, ये द्रव्य काट दीजिए। पहला वाला द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य है। दूसरा स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिछिल, रस, ये इनके गुण है। और इनके सेवन में शरीर से क्या होगा? गीलापन आएगा, स्निग्धता आएगी। कैसे? स्निग्ध हो जाएगा, चिकनापन आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? बंध, ये परस्पर बंधन करते हैं। बंधन माने जोड़ लेते हैं, जोड़ने का काम ये करता है। और मार्द, विषंद भी है। देखिए, विषंद में विष को निकालने वाला भी है। और मार्दव माने मृदुता, मृदुता लाती है। और प्रहलाद, इंद्रियों की प्रसन्नता। पीते हैं पानी, हमको लगता है कि हम तृप्त हो गए। ये जो कारक है, इसमें रस का गुण प्रमुख है। तो कहा गया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वही काव्य, वही वाक्य काव्य की श्रेणी में आएगा जिसमें थोड़ा रस हो। जो नीरस होगा, जीवन नीरस हो जाएगा। कहते हैं नीरस है, जीवन नीरस है, यानी जीवन में रस होना चाहिए। अगर रस होगा तभी हम लोग कहेंगे कि हमारा जीवन सार्थक है। अगर रस नहीं होगा तो कहेंगे जीवन बड़ा नीरस हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो रस का होना जीवन में आवश्यक क्यों है? क्योंकि ताकि आप अलग अलग पर अलग अलग भावनाओं में और भावों के साथ अपने को, जीवन को चला सकते हैं। ये उसका कंसेप्ट है। तो हमारे लिए काव्य में रस क्या है? देखिए, अब हम लोग कहते हैं ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे और आपा शीतल हो। शीतलता इसका गुण है जल का। तो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का, अपने मन में कोई आपा मत रखे, अहंकार मत रखिए, कोई बड़प्पन मत रखिए, बल्कि बिल्कुल सामान्य तरीके से आप अपने जीवन को रखिए और दूसरों को भी अच्छे लगे और आपको भी अच्छे लगे, ऐसा होना है। तो ये अब जल, अग्नि, अब देखिए जल और अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि गर्म है, उष्ण है उसका, और इसका जल का क्या है? शीतलता है। अगर दोनों को मिला दें तो एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत गुण धर्म है। लेकिन देखिए, जब ये किसी चरण में चल रही थी तो इसने क्या किया? एक चौथा चरण है ना, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल चौथा चरण है। चौथे चरण में इसने तीसरे चरण वाले के साथ कॉम्बिनेशन किया। और कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ऐसी शक्ति, ऐसी बल बना जिसको हम लोग कहते हैं पित्त बल। तो पित्त बल जो है वो हुआ। तो इसके तमाम, अब आप देखेंगे तो अग्नि की गर्मी है, शरीर में अग्नि है तो उसकी गर्मी है, उसकी शीतलता उसको ठंडा करती है। जल की शीतलता उसको ठंडा करती है। और कोई कॉम्बिनेशन जो हमारे एक केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है? अग्नि लाते हैं। तो इन अग्नि को कम करने का काम जो है इस जल का होता है। तो क्या है? अब देखिए, जल को मंद को, जो 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 आपका उष्ण होते हैं वो एंजाइम्स या हार्मोन्स के उसमें होते हैं। वो आप आग्नेय तत्व, आग्नेय तत्व माने जिसमें पीएच जिनका 7 से कम है, तो वो अग्नि वाले हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? उनमें नेचुरली कोई रिएक्शन होगा तो अग्नि पैदा होगी, यानी जलन पैदा होगी। तो उसको कम करने का काम जो है
यानी उसकी तीव्रता को मंद करने का काम भी जल है। जल का गुण क्या है? मंद। तो मंद तीव्रता को, जो बहुत तीव्र है, और अग्नि का क्या है? तीव्र, तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण तीव्र है, उसको मंद कर देता है, ये क्रिया को मंद करने का काम भी इसको करते हैं, ये माना जाता है। अच्छा, मृदु गुण के कारण क्या होता है? जो इसका मृदु गुण, अभी आप पढ़िएगा मृदु गुण के कारण क्या है, इसमें सब लिखे हुए हैं। मृदु गुण के कारण क्या होता है? जल पीने योग्य होता है। आप देखिए, जो नॉर्मली जल होता है उसमें तमाम जो है वेस्ट मटेरियल जुड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं उसको शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने ही जल पीने लगे। आप कैसे? खारा पानी, तो खारा पानी में कोई साल्ट घुला हुआ है ना, तो उस साल्ट घुला हुआ है, जब उस साल्ट को हम हटा देते हैं तो जल पीने लायक हो जाता है। पीने लायक होता है तो मृदु हो जाता है। तो इसका मृदुता का जो अर्थ है, जल के मृदुता का अर्थ है क्या है कि ये मृदु माने मीठा, सॉफ्ट ही नहीं करता बल्कि ये मीठा भी। तो मीठा उसको, ये उसका अर्थ है। ठीक है। फिर पराभौतिक में क्या है? अब पराभौतिक देखिए, अब ये उन्होंने कहा कि अगर, अब इस आगे पढ़ेंगे हम लोग कि मीठा अगर पराभौतिक क्या होगा? स्वभाव में रुक्ष होगा। तो क्या? अग्नि की वजह से। तो जो रुक्षता को, कठोरता को कम करेगा। ठीक है। तो क्या अब अग्नि में क्या है? रुक्ष है, वो भी रुक्ष है। तो रुक्ष करेगा तो क्या होगा? स्वभाव में कठोरता आएगी। कहते बड़े गर्म स्वभाव का, गर्म मिजाज का। जो गर्म मिजाज है वो क्या है? तो क्या पराभौतिक करेगा? ये क्या का? मृदु, जल मिला देगा। जल मिला देगा तो आपका कठोरता कम हो जाएगी और बड़ा स्वभाव बड़ा सौम्य हो जाएगा, मृदु मृदुल हो जाएगा स्वभाव। तो कहते हैं मृदुल स्वभाव का, बड़े शांत स्वभाव का आदमी। तो शांति ला रहा जल। तो ये पराभौतिक रूप में ये आपके दया, माया, ममता, वात्सल्य, इन सब गुणों की सृष्टि करने वाला जल है। ठीक। तो ये जल का एक दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण क्या है? अब जल अगर मिट्टी के साथ मिलता है, जल अगर मिट्टी के साथ मिल जाएगा तो कफ बना देगा। तो कफ क्या है? अगर मिट्टी के साथ, मिट्टी क्या है? मिट्टी वर्चुअली पृथ्वी तत्व है, तो यानी स्थिर है। तो इसने क्या किया है? जल के साथ मिक्स हो गया और उसको कफ बना दिया, ताकि कोई चीज है उसको सरका दे। आपको कफ अगर न हो, अगर कफ न हो तो जो बोलस है यहां से कैसे सरकेगा? जाएगा नहीं। मिट्टी की जो स्थिर होगा, तो जल क्या करता है? उसको सरकाने योग्य बना देता है। और ये हर जगह करता है, जहां जहां जल है वो, और जहां पृथ्वी के साथ कप मिलता है, कप पृथ्वी के साथ कप बनाता है। तो कप जब बनाता है तो ये हर जगह जहां जहां मूवमेंट की बात आती है वहां ये आपकी सहायता करता है। इवन स्टूल का मूवमेंट में जब बात आती है तो कप भी आपकी सहायता करता है। ठीक। तो जल अग्नि के पश्चात चौथा महाभूत है, यह पढ़े, जिसकी तन्मात्रा भूत रस है। ठीक है। तो ये दोनों, जल चिकनापन, शीत, मृदु, पिछल, चिपचिपा, इसमें रस है। ठीक है। अब ये क्या है? वही वही जैसे जल का नैसर्गिक गुण क्या है? मृदु होने के कारण जल ग्राह्य पेय है। निखार आ गया। जल का कर्म है गीला करना। जल का कर्म है गीला करना, यानी जो आपके आपके जो त्वचा में गीलापन है हल्का सा, इसमें तो है ही, लेकिन गीलापन भी है। उस गीलापन आपके जल की वजह से है। तो कठोर से कठोर जो पदार्थ है, कठोर माने पृथ्वी, कठोर से कठोर पदार्थ है, उनको अपने साथ जोड़ लेगा और उसको कैसे बना देगा? मृदुल बना देगा, सॉफ्ट बना देगा, सरकाने योग्य बना देगा, मूवमेंट योग्य बना देगा। अब एक बंधन शक्ति इसकी है। तो बंधन गुण क्या है? बंधन गुण माने, बंधन गुण माने ये हुआ कि जो जल जब किसी साथ मिलता है तो वो जोड़ता है। और जोड़ने के काम, जैसे आप देखें कोई इमारत बनाइए, बिना आप बालू, सीमेंट,
लोहा सब कर लीजिए, लेकिन जल को मिला देंगे तो वो उसको अपने में जोड़ने के योग्य बना देगा सबको, लोहा जुड़ जाएगा। लेकिन अब आप जल मत मिलाइए तो कोई नहीं जोड़ पाएगा। तो गारा कोई भी बनेगा, चाहे सीमेंट का हो, चाहे बालू का, चाहे मोरम का, किसी का होगा, और उसमें आप जल मिला देंगे तो वो एक दूसरे को जोड़ने योग्य हो जाएगा। अब इस पराभौतिक रूप में क्या होगा, जल जोड़ेगा, जल क्या करेगा, आपको जोड़ देगा। जल वात्सल्य, वात्सल्य की सृष्टि करेगा, जोड़ेगा। रिलेशनशिप क्या है, जल मृदु, मृदुल स्वभाव, तो यानी दया माया ममता जितने भी है, तो माँ का स्पर्श जली है, जल की तरह है, स्पर्श हुआ आपको अच्छा लगा। तो ये जो जल का स्पर्श है वो आपका रस है, लेकिन वो इन दया सॉफ्ट, जो सॉफ्ट फीलिंग है वो जल की वजह से आती है। अब वही उनको बताया। अब भौतिक, अब देखिए भौतिक स्तर पर क्या, देखिए यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि भाई भौतिक जगत में क्या है, चिकित्सा में कैसे यूज होता है। आपको जल, आपको हुआ पानी हुआ, कोई चीज आपने खाया, तो जब तक जल नहीं होगा, जब तक रस नहीं होगा, तब तक टेस्ट नहीं आ पाएगा जीवा को। जीवा तभी टेस्ट दे पाएगी जब जल हो। अगर जल ना हो, मान लीजिए कोई जल ना हो, तो जल से ही टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप कोई ऐसी चीज खाएं जो बिल्कुल सॉलिड टाइप की हो, लोहा तो हो सकता है लोहे में आपको कोई रस ही नहीं मालूम पड़े, क्योंकि लोहा में जल है ही नहीं। जहां जल होगा वही टेस्ट जीवा उसको, जीव उसको एक्सेप्ट कर पाती है, तो वही आपको रस मालूम पड़ता है। उसी तरह फिर आपने खाया, फिर जल मिला, फिर उसको बोरस बना करके उससे कर दिया, क्योंकि कफ, वो पृथ्वी तत्व जो उसमें है किसी में, उसको उन्होंने गीलापन करके और दोनों को साफ कर दिया, जो हो गया। भौतिक जगत में वही गया। भौतिक पराभौतिक स्तर पर देखिए, पराभौतिक स्तर पर दया माया प्रेम वात्सल्य स्नेह मैत्री भाव को प्रकट करता है। कोई रिलेशनशिप में कहीं गड़बड़ी हो तो फोर टोन करना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति में क्रूरता भाव हो जाए और इसने मैत्री लोप हो जाए तो कहाँ करेंगे, मन ही तो गड़बड़ है, तो मन के मेरिडियन पे जाएंगे। मन ये, मन की उंगली ये, इसमें आप क्या करेंगे, जल का, जल है ना, जल भी तो इसमें शामिल है। तो फोर्थ, आप फोर्थ कर सकते हैं, क्या करते हैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति के स्रोत, या तो अगर प्रारंभ से, जीवन में प्रारंभ से ही वो रहा हुआ, तो इस मन की उंगली में जीरो, जीरो माने तम, यानी सृष्टि, जीरो मेरिडियन पर क्या करेंगे, जीरो मेरिडियन पर, जीरो वर्टिकल मेरिडियन पर ले लीजिए और फोर को टोन कर दीजिए, थ्री को सिलेक्ट कर दीजिए, अग्नि को घटा दीजिए, तो आपका ये काम चल जाएगा। यानी उसमें शत्रुता वाली भावना, जो इस तरह भावना है वो कम हो जाएगी, दया माया माया ममता बढ़ जाएगी। जीरो। अगर मान लीजिए बाद की लाइफ में है, तो आप एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फोर वर्टिकल में फोर टोन, क्योंकि आपको जल की उंगली में, मतलब ये जो दया माया ममता वाले, इसी उंगली पर फोर टोन कर दीजिए, तो ये भी आप कर सकते हैं, है ना। ये आप पढ़ेंगे आगे चल के कि वही मेरिडियन यूज हो सकती है, ठीक है। अब एक क्रूरता का एक और आपको वो भी मिल सकता है मेरिडियन पे। जैसे क्रूरता में हो तो मन की मेरिडियन में आप क्या करिए, एट्थ एट्थ स्पाइरल या एट्थ वर्टिकल ले लीजिए, 8वां मन की उंगली में, मन का, मन की उंगली में मन की मेरिडियन, एट मेरिडियन में, और फिर क्या करिए, वहां फोर टोन करना है, फिर सिलेक्ट करना है, और उधर क्या है, एट को टोन कर दीजिए, सेवन को सिलेक्ट कर दीजिए, दिशा को, हमारे सोचने की दिशा घबराई है तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए और आठ को टोन कर दीजिए। ये भी एक तरीका हो सकता है इसमें, ठीक। तो ये उज्जवल का उसमें है। जीभ क्या करती है, तरल, जब वो जीभ को बताया कि जब तक तरल नहीं होगा तब तक जीभ को स्वाद का अनुभव नहीं होगा। तो हार्मोन्स, एंजाइम जितने भी हैं, सब कहीं ना कहीं कोई कंटेंट होगा जल का, तभी वो आपको अपनी बात दे पाते हैं।
जल विषंद है। अब कोई टॉक्सिन, केमिकल रिएक्शन तमाम होते हैं, टॉक्सिन डेवलप होते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो पहला क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा, दूसरा बाई प्रोडक्ट होगा और तीसरा वेस्ट होगा। अब इस कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा बन गया, वेस्ट को तो निकालना ही है, वो तो अलग पॉइंट हो गया, उसको तो निकालना ही, वो भी जल के माध्यम से वैसे निकल जाएगा। जल में तरल होगा, तरल के माध्यम से यूरिन होगा तो केवल तरल है, देखिए केवल तरल है। अगर स्टूल होगा तो उसमें तरलता भी है और वो हार्डनेस भी है, यानी उसमें सॉलिड भी है, तो दोनों को तरल के माध्यम से निकाल देगा, कफ के माध्यम से उसको निकाल देगा। लेकिन अगर कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा है जो विषंद है, जिसको टॉक्सिन, शरीर में टॉक्सिन है, चाहे वो किसी रूप में हो, तो उसको जल में घुलनशील बना करके, और जल में घुलनशील हो जाएगा तो निकल जाएगी यूरिन के माध्यम से। जब तक जल में घुलनशील नहीं होगी तो उसको केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा, जल में घुलनशील बना पड़ता है, इसलिए जल को विषंद कहा गया, यानी विषों को निकालने के लिए बाहर ये कंसेप्ट है। देखिए फिर आगे देखिए, बहुत अभी इसमें बहुत बड़ा वो है, तो सारे वही कंसेप्ट है। जल विष जातीय द्रव्यों को घोलता, गंदगी को धोता है। ठीक है, सफाई, जल क्या करता है, सफाई करता है वही। तो अब देखिए, जैसे जल क्या आता है, गाँव घरों में क्या करते हैं हम लोग, सफाई करते हैं, पानी से डाल करके सफाई कर देते हैं। वैसे ही जल क्या करता है, अपने शरीर के टॉक्सिन को निकालने का एक तरीका और भी है। एक तो कुछ नाक से निकल जाता है, याद याद करिए, नाक से भी निकलता है कुछ, आपके जब सांसों के साथ कुछ जल निकल जाता है, टॉक्सिन निकलता है। कोई भी टॉक्सिन हो, किसी रूप में हो, चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो, कुछ टॉक्सिन आपका निकलता है शरीर में त्वचा के रूप में, त्वचा से भी टॉक्सिन निकल जाता है, तो वो भी आपका टॉक्सिन है। वो जल में, जब तक जल का घुलनशील नहीं होगा तब तक टॉक्सिन निकलेगा नहीं, तो वो भी निकल जाएगा, वो भी त्वचा के माध्यम से निकलेगा। तो ये ठीक है, हम लोगों ने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है बहुत बढ़िया, कि जो ब्लड वाले उसमें, कि जब कोल बिलरुबिन, हीम बिलरुबिन को, हीम बिलरुबिन जल में घुलनशील नहीं होता है और आरबीसी के कैटेबोलिज्म से उत्पन्न होता है। तो जब हीम बिलरुबिन बनता है तो वो चूंकि उस रूप में जल में घुलनशील है, तो किडनी उसको छान नहीं सकती, बाहर निकाल नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, उसको अल्फा एल्ब्यूमिन ले पकड़ करके ले जाती है, और कहाँ, लीवर में ले जाती है, और लीवर में ले जाने के बाद उसको क्या करती है, ग्लूकोनिक एसिड से कॉन्जुगेट कराती है, और कॉन्जुगेट करने के बाद वो बन जाता है कोल बिलरुबिन। अब जल में घुलनशील हो गया। अब कोल बिलरुबिन को जल में घुलनशील हो गया, तो यानी जहां भी जल है, जल माने आपका ब्लड में भी जल है, सब जगह जल है, तो उसको जल में घुलनशील बना दिया, और उसको अंत में स्टूल और किडनी के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया। ये तरीका होता है। जल संस्कार, जो भी बाग आपके जो भी आपने देखिए, सब जगह सारे टॉक्सिन निकलते हैं, आंख, कान, नाक, जितने भी है सब में कहीं जल होता है ना, वो जब जल वो निकलता है, टॉक्सिन है, इस रूप में निकाला जाता है। जल संस्कार का महत्व, जल संस्कार, जल संस्कार नहीं, ये नहीं, ये जो संस्कार लिखा हुआ, लेकिन संस्कार न होकर के बल्कि परिमाप है, कितनी मात्रा में कौन सी मिलाई जाए, ये हमको जल का और परिमाप का, एक मात्रा का जो है ना, संख्या परिमाप वाला, उससे हमारा होना चाहिए कि जल कितना मिलाए। अगर आटा बनाना चाहते हो, आटे से आप लोई बनाना हो, तो आटे में आपको तय है ना कि कितना जल मिलाना है, उससे अधिक जल मिलाएंगे तो लोई बन नहीं पाएगी, कम मिलाएंगे तो लोई नहीं बन पाएगी। तो ये मात्रा का संबंध, संस्कार माने जो मात्रा है, या संस्कार न होकर के परिमाप है, परिमाप को उसमें हमको तय करना पड़ेगा कितना हमको जल मिलाना चाहिए, परिमाप की बात करते हैं। ठीक है, जल प्रेम का प्रतीक है। जल, अग्नि जिस अधिकरण में वास करती है उसी को जला देती है, लेकिन जल क्या करता है, प्रेम का दूसरा रूप है, ये अग्नि को पिघला देता है, अग्नि को भी अपने में समाहित करके एक प्रेममयी, और इसीलिए
वहां जब कब वो बनाता है पित्त, तो पित्त दोनों काम करता है। पित्त आग्नेय है, इसलिए वो आपके उन चीजों को पचाने का काम भी कर देता है। बैलेंस फॉर्म में वो होता है, तो दोनों को इतना बढ़िया बल है जिसकी आवश्यकता हमको जीवन में है। लेकिन इसको कहा गया यजुर्वेद में जीवन प्रकाश और प्रेम के रूप में जल को माना जाता है। लव लाइट एंड लाइट एंड लाइफ, लाइफ लाइट लव, तीन के रूप में इसको जाना जाता है। जल काल, काल का देखिए, अगर मान लीजिए काल माने वर्षा ऋतु हो, जाड़ा हो, गर्मी हो। अगर वर्षा ऋतु में जाड़ा ठंडक न हो, मतलब पानी न पड़े, वर्षा काल में पानी न पड़े, मतलब बाहर से बारिश न हो, तो कैसे सूखा सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जल और काल का संबंध है कि उस काल के अधीन जल की बारिश होनी चाहिए और ताकि धरती सस्य श्यामला हो सके। तो ये जल का और काल का संबंध है। तो जल मैत्री भाव को बढ़ाता है। मैत्री भाव को, जल का संबंध मैत्री भाव से है। जल दिशा, अब जल की दिशा क्या है? हमारा स्टूल को जाना नीचे की ओर। जल का एक स्वभाव क्या है? ये जहां भी ऊपर से नीचे उतरता है वहां उतर जाता है। तो जल का ये गुण है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है और जहां भी वो कोई सूक्ष्म जगह देख लेता है वहां पर होता है। अगर जल और दिशा में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? शिराएं फट सकती हैं। भाई उनको जाना है राइट में और वो फट गई तो बाहर निकल गई। तो जल और दिशा का संबंध इस रूप में है कि जल को एक डायरेक्शन जहां भी है तय, दिशा है तो दिशा तय है। जिस ऊपर से नीचे जाना है तो ऊपर तय है, इधर से बाएं से दाएं जाना है तो तय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो शिराएं फट सकती हैं, वोमिटिंग हो सकती है। जल दिशा, जल ऊपर की ओर चल रहा, जल दिशा, जल का भी वोमिटिंग हो सकती है, जबकि वोमिटिंग तो रोग है ना। तो रोग न हो इसलिए जो जहां डायरेक्शन तय है उस डायरेक्शन में अगर जाता है तो वह तो जल दिशा को इस रूप में हम लोग देख सकते हैं कि जहां जहां जैसे जैसे मूवमेंट जहां होना चाहिए, जो जल की दिशा होनी चाहिए, जो शरीर के किसी भी फंक्शन की जो दिशा होनी चाहिए, किसी ऑर्गेनिक फंक्शन की या किसी प्रोडक्ट के फंक्शन की जो दिशा होनी चाहिए, जो मूवमेंट की, वो दिशा अगर है तो जलीय रूप में एक दिशा निश्चित रूप मापदंडों में होगी, निश्चित दिशा में होगी तब तो ठीक है। अन्यथा वो निगेटिव असर कर सकता है, वो शरीर में रोगों की सृष्टि कर सकता है। ये तर्क है। अब ये हम लोग जल हो गया, अब पृथ्वी आ गया। तत्र द्रव्यानि गुर खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि तान्युपचय संघात गौरव स्थैर्य स्थैर्य कराणी। ये जो निम्न गुण प्रधान होते हैं। कैसे? पार्थिव द्रव्य क्या है? गुरु है, खर है, कठिन है, मंद है, स्थिर विशद है, सांद्र है, स्थूल है, गंध। ये शारीरिक उपचय करते हैं, शारीरिक वृद्धि, कैटेबलिज्म। संघात, एनाबलिज्म द्वारा संघात करते हैं, ठोस करते हैं और गुरुता लाते हैं, स्थिरता लाते होते हैं। तो इन्होंने पार्थिव द्रव्य क्या है? जैसे अब देखिए, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथ्व्या, कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता के रूप में, पृथ्वी जो है माता के रूप में है। जैसे माता की गोद में आप खेलते हैं, जैसे माता की गोद में आप रह करके बचपन में सारा आपका पौष्टिक आप ग्रहण करते हैं, माता की गोद में खेलते कूदते, वहीं पर जो है आप अपना स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, ये सब करते हैं। वैसे ही माता की गोद में, पृथ्वी की गोद में हम लोग खेलते कूदते हैं, वहीं से वनस्पतियां होती हैं, हमारे पौष्टिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जल प्राप्त होता है, वायु प्राप्त होती है और
वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, भोजन प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ हम उसी को भी वहीं पर हम लोग स्टूल पास करते हैं, वहीं पर यूरिन पास करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है पृथ्वी का, ये द्रव्य के रूप में, ये पृथ्वी एक द्रव्य के रूप में है कि पृथ्वी और आकाश को देखिए आवरण माना गया। पृथ्वी नीचे का आवरण है और आकाश ऊपर का आवरण है, और यजुर्वेद में तीन ही माने गए, तीन मुख्य रूप से। उन्होंने कहा कि वायु, अग्नि और जल, तीन हो गया, और ऊपर आकाश और पृथ्वी, ऊपर आकाश नीचे पृथ्वी। ये तो इस रूप में आप पृथ्वी को एक सबको वृद्धि, मतलब सबको पोषण देने वाली कह सकते हैं। भारीपन होगा, खरता होगी, कठोरता होगी, स्थिरत्व होगा, स्थिर होगी, मूवमेंट नहीं करेगी, मंद भी है, स्थिर भी है हमेशा। तो ये पार्थिव द्रव्य क्या है, संघात कर, ठोस करने वाले होते हैं। तो इन पृथ्वी के साथ जब जल का संगत होती है तो हम लोग बनाते हैं कफ, एक कफ बल बनता है, ये बल होता है। तो ये अब इसको जब तुलना शरीर में हम लोग की गई तो हम लोगों ने इसको कहा कि ये हड्डियों से इसको जोड़ा गया, क्योंकि हड्डियां भी पार्थिव इसलिए है कि हड्डियों में, जैसे हम लोगों ने कहा था कि आकाश में जो गुण है वो जल में है, जल में जो गुण है वो, जो आकाश में गुण है वायु में है, वायु में गुण जल में है, जल में जो गुण है पृथ्वी में है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, यानी इस क्रम में आकाश के गुण वायु में, वायु गुण अग्नि में, अग्नि के जल में, जल के पृथ्वी में। तो इसमें पृथ्वी में समस्त गुण हों। तो अब पृथ्वी को हम लोगों ने जब कहा कि भाई ठीक है, कि भाई हमने तुलना किया कि पृथ्वी से हम तुलना कर रहे हैं किसकी, अपनी हड्डियों की। तो हड्डियों को भी हमको आप देखें तो हड्डियों में सारे गुण मिलेंगे जो आपकी हड्डियों में क्या है, वायु, वहां आकाश, आकाश माने कैविटी, कैविटी वहां है, हड्डियों में कैविटी है। फिर वहां पर वायु, जहां पर कैविटी वहां वायु रहेगी। तीसरा अग्नि है, फास्फोरस उसमें हड्डियों में है, तो अग्नि, आग्नेय तत्व है। जल है, जल उसका 30% जल होता है, हड्डियों में 30% जल है। और पृथ्वी, मतलब पृथ्वी खुद ही ठोस, हड्डियां ठोस होती हैं। तो यानी पृथ्वी, हड्डियों में सारी चीजें हैं। तो हड्डियों की संख्या इसमें बताइए 206, मॉडर्न साइंस में इसको कहा है। तो इसमें देखिए अस्थियों की संख्या वैसे तो चरक संहिता में 360 कही गई है, लेकिन ये इसमें 206 है, क्योंकि 84 उसमें और ऐड कर दिए गए हैं, तो वो उन्होंने अलग अलग लिया है। लेकिन हम लोग 206 हड्डियों की बात करते हैं मॉडर्न साइंस में। अब अगर पसीना को हम लोग कहें, पसीना क्या है और यूरिन क्या है, तो हम लोग कहते हैं जल वाला है। लेकिन स्टूल की जब बात करेंगे तो स्टूल तो पार्थिव है, इसलिए हमेशा समझिए कि स्टूल की बात होगी तो स्टूल पार्थिव के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब हड्डियों में अगर मान लीजिए, अभी हड्डियों में होता 30% जल होता है, शेष आपका ठोस पदार्थ होते हैं। ये 30% अगर बढ़ने लगे, इसकी संख्या 40-50 पहुंच जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हड्डियों में कोमलता आ जाएगी और हड्डियों में एक ग्रोथ उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुरंत जल को कम करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में बढ़ा देना पड़ेगा। क्या 5 बढ़ा देना पड़ेगा। 3 को आप कम करेंगे तो पार्थिव बढ़ाएंगे ना, तो पार्थिव को बढ़ा दीजिए, 3 से 4 टू 5 टू ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत अधिक जल कम हो जाए, जल का 10% हो जाए, तो 90% हमारा पार्थिव हो जाएगा। तो 90% अगर पार्थिव हो जाएगा तो क्या करेगा वो, उसमें और सब शामिल है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाएगा। और वो बोलते मार्बल स्टोन बोलते हैं, ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं उसको, तो वो हो जाएगा रोग। तो वो रोग क्या करेगा, आपके मार्बल स्टोन करेगा, मतलब स्टोन बिल्कुल आपके मार्बल की तरह हो जाएगा, वो मतलब हड्डियां आपके मार्बल स्टोन की तरह हो जाएगी, स्टोन वाली।
तो यानी ये हमको ध्यान रखना है कि हमको जो परसेंटेज फिक्स है उनको वही रखना चाहिए हड्डियों को। हड्डियां अगर बहुत जली हो जाएंगी और बहुत कोमल हो जाएंगी तो उसमें छेद होने लगेंगे, उसको ऑस्टियोमेलेशिया बोल देंगे। 3 रोग, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया, ये आपके बोन के रोग, हड्डियों के रोग। ठीक, तो आज देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, देखिए देखिए पढ़िए यहाँ पर नीचे, ऑस्टियोपोरोसिस को जन्म देती जिस तरह हड्डियां स्वयं टूट जाती, ऐसे में अस्थियों के स्रोत पर 5 टोन फोर्स रेट के द्वारा उपचार करना श्रेयस्कर होगा। हड्डियों को हमने कहीं रखा हुआ है, फिंगर नंबर 5 में रखा हुआ है हड्डियों को, तो फिंगर नंबर 5 में आप चले जाइए और वहां पर आप चाहे इसमें ज्वाइंट में ट्रीटमेंट करिए, ये भी आपका मेरिडियन है, और चाहे आप किसी इनके जीरो टोन में, जीरो में चले जाइए। ध्यान रखिए जब कभी आपको ये डिस्प्यूट हो या ये शंका हो कि हमको कहां पर किस मेरिडियन में ट्रीट करना है, तो आप हमेशा जीरो मेरिडियन का चयन करें। जीरो माने थम, जीरो माने सृष्टि, तो उसमें तो सब है। उसी तरह थम में क्या है, थम में सभी है, थम में तो शरीर है पूरा। तो कभी आपको समझना है कि फिंगर नंबर 1 में करें, 2 में करें, तो आप फिंगर नंबर 0 में कर लीजिए। ये तो आपका, इसको समझिए कि फिंगर नंबर 0 माने हमारी सृष्टि है, उत्पन्न है, जन्म है। ठीक, अब पृथ्वी के, देखिए अब पृथ्वी को इसी तरह और माना गया कि भाई पृथ्वी के गर्भ में सारी चीजें हैं। अगर आप पृथ्वी को आप करें तो पृथ्वी गर्भ में, जैसे हड्डियों में हम कर दिया, वैसे पृथ्वी में हम लोगों ने कहा ना कि पृथ्वी में सारे गुण हैं, तो सारे गुण होने चाहिए। वायु के गुण भी, सब वायु भी होनी चाहिए, वायु भी शामिल होना चाहिए। तो वायु आकाश माने स्पेस का ही मिलेगा। हड्डियों अब पृथ्वी में जाइए तो जो आपको जगह मिलेगी, जो आपका स्पेस मिलेगा, वही तो आकाश है। जो वहां, अब अगर स्पेस मिलेगा तो वहां वायु होगी। अगर ऐसा ना होता, अगर वायु और आकाश ना होता, तो कैसे हमारे वृक्ष जो है नीचे से जा करके और खींच लाते लवणों को, खनिज मिनरल्स को कैसे खींच लाते, कैसे अपना खाद पानी चलाते। यानी स्पेस है और वायु है, वहां अग्नि है, ये तय है। लावा फूटता है तो देखिए अग्नि भी है, तो अग्नि है। जल, जल है, जल है, उसी से नीचे खींचते हैं पानी वृक्ष। तो जल, पृथ्वी में सब कुछ है, आकाश में वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है। और आप देखिए मिनरल्स और आपको तमाम मेटल्स मिलते हैं, उनमें तमाम तरह के, वो भी पार्थिव है, मेटल्स भी तो पार्थिव है, तो पार्थिव मिल जाएंगे आपको। तो यानी सब चीजें आपको मिलेगी। उसी तरह पृथ्वी में जो पार्थिव जो है आपको द्रव्य आकाशीय होंगे, अवायव्य होंगे, आग्नेय होंगे, जली होंगे, पार्थिव होंगे। यानी आप उतरे शाक सब्जियों में भी देखिए वही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ आप शाक सब्जियां होंगी जो जिसमें जल अधिक होगा। कहेंगे जब आप गर्मी होगी तो कहेंगे जली अधिक है, तो उसको आप ककड़ी, ककड़ी वगैरह जो खाते हैं तो उसमें होता है वाटर लेमन, मतलब आपको ये वो तरबूज, तरबूज ये सब जली होते हैं जिसमें जल अधिक होता है। तो इनको हम लोग गर्मी में कहा जाता है कि इनको सेवन करिए। कुछ होते हैं जो दूसरे रेंज की होती है। तो इसलिए कार्बनिक अकार्बनिक सारा भरा पड़ा है पार्थिव में, यानी पृथ्वी के गर्भ में। पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड, सब, सोडियम, लोहा, सब उसमें मिला हुआ है। शाक सब्जियों को ही उदाहरण दिया। चेतना के हमारे पास देखिए, अब ये देखिए, हम लोग कहते हैं कि चेतना अगर नष्ट हो गई तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर पार्थिव होगी। तो ये पार्थिव शरीर जो है, यही कंसेप्ट है कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर नहीं रहा, तो ये उसी को बोलते हैं कि ये पार्थिव शरीर है। यानी सब कुछ पृथ्वी में मिल जाना है, तो यही पर अंत में हो जाता है, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पृथ्वी तत्व की उस विवेचना की जा रही है कि पृथ्वी में सब कुछ समाहित है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट के आगे चलकर जरूरत पड़े, तो यहाँ कहीं आपको पृथ्वी तत्व को, यानी आपको अगर 2 चीजें आप
शामिल कर ले, 0 और 5, तो 0 माने सृष्टि, 5 माने सब तत्वों वाला, यानी उसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। तो 0-5 टोन कभी कभी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज, कोई आपका ऑर्गन, कोई टिश्यू समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम लोग 0-5 टोन कर देते हैं कि वहां पर ये टिश्यू डेवलप हो रहा है। ये कंसेप्ट हुई है, ठीक है। आगे कंसेप्ट समझिए, ये सब उसके वो है। तो ये हम लोग, अब हम लोग काल पर आ गए। ये हम लोगों ने पहले अभी पिछली बार ये वाला पढ़ाया था श्लोक को कि न तो केवलम गुण प्रभाव देव द्रव्याणि का, मतलब कोई द्रव्य अपने गुण के कारण कार्यशील नहीं होता, ये तय है। ऐसा मत समझिए कि कोई द्रव्य जो है, द्रव्य में गुण होगा, कर्म होगा। तो द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपने गुण के प्रभाव से ही कार्यशील नहीं होगा कि मैं ये कहूं तो ये हो जाए ना। इसका व्यापकता व्यापकता समझिए। द्रव्य क्या करेगा, अपने द्रव्य उसका भी तो है। आप एज ए मैन, आप भी तो हैं, ये भी तो द्रव्य है। तो एज ए मैन, एज ए वीमेन, आप जो है वो महत्वपूर्ण है, नंबर 1। तो द्रव्य अपने प्रभाव से, द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, द्रव्य और गुण दोनों के प्रभाव से, ठीक है। जहां जहां जिस जिस काल में, किसी पीरियड में, किसी काल में, जिस जिस अधिकरण माने, जिस जिस घर में, अधिकरण माने घर, घर में निवास करता है, और जो जो युक्ति से, जो जो प्रयत्न करके, जो जो युक्तियां अपना करके, जो जो उद्देश्य से, प्रयोजन, कोई प्रयोजन लेता है, जो जो प्रयोजन से किसी काल में जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। जिससे करते हैं वो वीर है, वही आपकी शक्ति है। और जहां प्रभाव दिखलाते हैं वो अधिकरण है। और जो जो उसके कर्म का क्षेत्र, और जब कार्य करते हैं, जब जिस समय काम करते हैं वह काल है, और जिस प्रकार करते हैं वह उपाय है, और जिस कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, सफलता प्राप्ति में, वही आपका फल है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हमेशा आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। तो जल, अब देखिए, मानव जीवन में काल जो है, संपूर्ण जगत में काल एक तो नष्ट नहीं होता और आत्मा के साथ जाता है। काल नष्ट नहीं होता, आत्मा के साथ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति बिना काल के आवरण के संभव ही नहीं। आप जन्म ले रहे हैं तो किसी काल में, आप किसी का मृत्यु हो रही है तो किसी काल में, बचपन से युवावस्था में आ रहे हैं तो किसी काल में। तो ये जो काल का संबंध है आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। और कैसे? वायु और काल दो के कॉम्बिनेशन से आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बनता है। जो भी घटना घट रही है आपके जीवन में, वह काल के आवरण में है। आपका समय से स्कूल जाना, समय से पढ़ना, समय से एक से क्लास से दूसरे क्लास में जाना, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में जाना, बचपन से युवावस्था में प्रवेश, युवावस्था से आपका वो जो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से आपका वार्धक्य, ये सब जो है काल के आवरण में फिक्स है, तय है, वही तय कर रहा है, कोई और तय नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे आप इस काल का मतलब काल का आदर करने लगेंगे, जैसे जैसे आप काल का आदर करेंगे, वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व निखार पाता रहेगा। अगर आपने काल की अवहेलना किया, काल का अनादर किया, तो आपका व्यक्तित्व उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। और रोग तो अलग चीज है, आपका व्यक्तित्व एज ए होल कमजोर पड़ेगा। आपने समय से पढ़ाई नहीं किया, आपको ज्ञान नहीं होगा।
आपने समय से कॉलेज नहीं गए, आपको ज्ञान नहीं होगा। आप सवेरे उठे नहीं, आप दोपहर तो सोते रहे, आपने सूर्यदेव का दर्शन नहीं किया, सूर्यदेव जब बीच में पहुंचे तब आपने दर्शन किया। यानी ये जो रोग है, ये इस काल के आवरण से आपको, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली नहीं बनाएंगे, आपको मतलब थोड़ा हीन कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, रोगग्रस्त कर देंगे। रात भर आप जगते रहे, काल कह रहा है कि नहीं, आपको सोना है, आप जगते रहे तो आप किसी रोग में हो जाएंगे, अनिद्रा रोग हो जाएंगे। आपने समय से भोजन करना है, क्योंकि उसमें जठराग्नि आपका सक्रिय है, आपने उसको नहीं, जठराग्नि भाई, जठराग्नि जैसे हुई आपने भोजन नहीं किया तो जठराग्नि क्या हुई, वो आपकी अग्नि तय कर लेगी और आपको एसिडिटी हो जाएगी। आपने पानी नहीं पिया, आपने समय से पानी नहीं पिया, तो पानी नहीं पिया, एक समय से नहीं पिया, क्या नहीं पिया, वो देर बाद लिया। आप पहले पी लिया जब पानी खाना खा रहे हैं उसी समय खूब 1-2 गिलास उसी समय पी लिया, जठराग्नि मंद पड़ गई, मंद पड़ गई, उसने पाचन ठीक नहीं किया, पाचन नहीं ठीक किया तो आपको बदहजमी तमाम चीजें हो जाएगी। वो चीजें हुई तो ये सब चीजें नहीं हुई तो अल्टीमेटली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ठीक हुआ, आपका प्रोटीन, आपके सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी आपको फैट है, इनका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, रक्त ठीक से नहीं बना, रक्त ठीक नहीं बना तो लीवर में कमी हो गई, हार्ट में कमी हो गई, ब्रेन में कमी हो गई, चक्कर आ सकते हैं। और ये जब जो पढ़ रहे हैं हम लोग ना तमाम थेरेपी को, तो ये सब चीजें हम, तो हमको काल का समान, काल को देखें, काल को उसी समय, जैसे इसमें ये है, तमाम आप श्लोक पढ़ते हो, तमाम कहावतें सुनते हो, का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने। कृषि सूख गई तो अब वर्षा हो रही तो कोई फायदा है। तो जीवन में जिस समय आपको करना है, अर्थ ये है जीवन में जिस समय करना है, जिस समय में करना है, काल के आवरण में उसको करना चाहिए। और दूसरा संस्कृत का श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमता, और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कहते हैं कि बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। जो बुद्धिमान वाले हैं वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब चीज अपना अध्ययन करेंगे तो अपना योग्य बन जाएंगे। और मूर्ख लोग क्या करेंगे, नींद लेंगे, खूब सोएंगे, अब खूब जब जग जाएंगे तो लड़ाई करेंगे, इन्हीं में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो यानी बुरी आदतों में अपना समय पूरा गंवा देते हैं, यानी उनके व्यक्तित्व का परिमार्जन, परिष्करण नहीं होता, व्यक्तित्व नीचे हीन होता चला जाता है और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं रहता। काला है सम विषम कर, काल क्या है, सम विषम कर, परिभव समान सम्मान कारक है। और काला है करोति पुरुषम दातारम या चितारम च। काल सम और विषम करने वाला है, ठीक करने वाला है, विषम भी कर देगा, वही आपको उठाएगा, वही आपको गिरा भी देगा। अपमान और सम्मान देने वाला है, वही अपमान देगा। आप विद्वान है तो आपका सम्मान होगा और आप मूर्ख है तो आपका अपमान होगा। काल ही पुरुष को दाता या याचक बनाता है, ये काल की महिमा है। बस काल का सम्मान का अर्थ है, काल का सम्मान ऐसा नहीं कि आप कोई पूजा करने लगे, ये ऐसा नहीं। काल के सम्मान का अर्थ है कि जो प्रकृति जिस समय कह रही है उस समय वो काम करती है। हम लोग साइंस में भी कभी तमाम पढ़ रहे हैं, पिटाइज में, वहां भी हम लोग जानते हैं कि एक समय है कि ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, उसका सम्मान करिए, उस समय उस काल में आती, तो जिस काल में सोना लिखा हुआ उस काल में सो जाइए, जिस काल में जगना लिखा उस काल में जो जग जाइए, जिस काल में भोजन लिखा उसमें भोजन करिए। तो ये जो काल का सम्मान है वही आप, भोजन आपने नहीं किया, अब हमारे शरीर में हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस एक है, वो भूख प्यास आपको शक्तियां करता है और वो आदेश देता है। मान लीजिए जठराग्नि पैदा हुई, वो भी समय का ध्यान रखता है, तो उस पर समय उसके नियंत्रण में लिम्बिक सिस्टम में एक घड़ी है,
बायोलॉजिकल क्लॉक, वो बताती है कि भाई आपको 10 बजे नाश्ता कर लेना या खाना खा लेना, आपने नहीं किया। अब वो हाइपोथैलेमस को भूख प्यास जो है वही बताता है। अब वो आपने उसको इतना समय का इतना अनादर किया कि उसको याद ही नहीं रहा कि कब करेंगे। वो टेम्परेचर भी ऊष्मा का भी जनक है, टेम्परेचर का कंट्रोलर वही है। तो वो सारी चीजें जो गड़बड़ी, मान लीजिए गड़बड़ हो गया तो उसको आपको एसिडिटी नहीं होगी, बल्कि उसको अंत में धीरे धीरे वो भूल जाएगा कि मेरा समय क्या है, किस समय मुझे भोजन कराना है। तो वो भी उसको, ये भी आपका लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन सब कारणों से, शरीर के जो तमाम वो है, उन कारणों से हमको काल का आदर करना चाहिए। अब निद्रा में वही है, निद्रा जैसे बालक 10-12 घंटे, इसमें इसमें लिखा था पहले ही कि 10-12 घंटे बालक, युवा 8 घंटे, और वृद्धावस्था में 6-7 घंटे आप सो सकते हैं, और ये आपका है। और श्रम और विश्राम के बीच में संतुलन लाना चाहिए, वही वो भी काल का काम है। काल ये नहीं कहता कि लगातार 24 घंटे काम करिए, काल का ये है कि जिसमें विश्राम है उसमें, उसने रात पैदा किया कि रात में विश्राम करिए। दिन कहा कि दिन में आपकी शक्तियां बढ़ी हुई, अपना श्रम करिए। तो जहां आराम और दोनों के बीच में संतुलन आप कर रहे हैं, तो वो आपका कहा कि देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये वही है शरीर में काल का, काल को हम लोग कहाँ रखा, स्पाइनल कॉर्ड फिगर नंबर 6 में रखा हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्यों रखा, इस उंगली में ही हम लोगों ने मेडुला, मेडुला हमारा बाहर सूचना देता है, वो मेडुला मॉडर्न साइंस के हिसाब से मेडुला, तो मेडुला को हमने कब जॉइंट में रख दिया, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड रख दिया। यही सारी इंफॉर्मेशन हमको ट्रांसफर करता है, बाहर बाह्य जगत की कोई भी सूचना होगी हमको देगा। फिर एफरेंट नर्व माने ऊपर चढ़ने वाली नर्व से स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ऊपर भेजता है सूचनाओं को, कि हमने कोई हाथी देखा, आपके सामने हाथी आया, आपने देखा। आपको याद कैसे है, आप जब बचपन में आप हैं तो आपने हाथी देखा, तो किसी ने बताया कि आप हाथी, ये हाथी है, ये कौवा है, ये गाय है, ये गधा है, ये बछड़ा है। तो ये सब चीज तय कर रही है कि आप क्या है। आप, ये ब्रेन याद करता चला गया, तो ब्रेन इसकी मेमोरी अपने रख रहा है। और मेमोरी रख रहा, जैसे ही आपने कहा कि एक आया, तो आप आंखों ने बताया कि एक इस तरह का वो है, तो ब्रेन ने तुरंत कहा कि यस, ये आकृति तो हाथी की है। तो उसने कहा ये हाथी है, आप इससे थोड़ा दूर हट गए। तो ये मोटर नर्व के द्वारा एक उसको आदेश दिया उसने, इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व के माध्यम से आया, और स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले भाग से, इंटीरियर पोर्शन से ये आदेश आया, और ये किसी 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 मसल सिस्टम में आया कि भाई आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, तो पैरों ने पैर पीछे हट गए, थोड़ा दूर हट जाइए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम लोगों ने इसको रखा हुआ है कहाँ पर, मिडुला में, फिंगर नंबर 6 में। अब अब देखिए इसको कैसे उपचार में यूज करिए। अब इसको थोड़ा सा भी कर रहे हैं, पर अपर, पर अपर भी कंसेप्ट है। काल पर अपर का संबंध क्या, काल ही, अगर कोई आपको बीमार हुए तो कुछ समय बाद आप ठीक हो जाते हैं, तो काल ही आपको बीमार से स्वस्थ बनाता है। ऐसा तो नहीं कि हमेशा बीमार रहेंगे, नहीं, बीमार से स्वस्थ बनाता है। काल ही आपको किसी व्यक्ति से बहुत नजदीकी जोड़ता है, वही व्यक्ति दूर हो जाता है। आपसे लड़ाई हो गई तो दूर हो गया, वही पहले अपर था जो पास में था, वही पर हो गया, पराया हो गया। फिर समय आने पर कभी कभी फिर वही दोबारा फिर मित्रता हो जाती है। तो ये होता है कि आपका जीवन, आपका मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, ये जो अपर की तरह काम कर रहा था, वो बाद में पर हो गया, पराया हो गया, और कुछ समय बाद फिर काल के
गति के अनुसार फिर वो आपके बड़े करीब होगी। तो यही मित्र बनाता है, यही काल, काल क्या, ये महिमा है। तो फिर संस्कार अभ्यास यहां जोड़िए। अभ्यास क्या है? जो आप करते हैं, अब देखिए, जब काल का आदर आपने किया, आपने एक समय से स्कूल जाना शुरू किया, ये आपको काल की वजह से अभ्यास की सृष्टि कर रहा है। आप स्कूल समय से गए, समय से आप किसी मीटिंग में भाग लिया, समय से आपने कॉलेज अटेंड किया, समय से आप सोए, समय से ये आप उसको, उसने आपको एक अंदर क्या पैदा किया? अभ्यास। जैसे जैसे ये गुण बढ़ते चले गए आपके, अभ्यास आप खूब लेते चले गए, धीरे धीरे करके यही संस्कार में परिवर्तित हो। संस्कार क्या है? संस्कार माने जो ये नहीं है कि आप अनुशासन ही अनुशासन थे, अनुशासन प्रिय तो अनुशासन प्रिय है, समय के पाबंद हैं, इतना नहीं है। इस इन गुणों के साथ कोई श्रेष्ठतम, कोई एक अन्य गुण जो अधिक पॉजिटिव गुण हो, वो आपके व्यक्तित्व में अपने आप आ जाता है। आप समय का आदर कर रहे हैं, आप संस्कारी हैं। संस्कारी कैसे? आप जाते हैं, आप समय से समयनिष्ठ हैं, आप सब काम कर रहे हैं, आपको अध्ययन अध्यापन सब आता है। धीरे धीरे क्या होगा? आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा और आपको वो गुण आ जाएंगे जो मानवीय गुण है। दया, माया, ममता, वात्सल्य, स्नेह, दया, इनका दान, उदारता, ये जो गुण है अपने आप आ जाएंगे जो पहले नहीं थे। तब आप कहेंगे संस्कार, ये संस्कार हो जाएगा। यानी उन गुणों के अलावा जो जो आपके अभ्यास के माध्यम से है, संस्कार के माध्यम से और गुण आ जाएंगे, ये है। ठीक है, अब इसको हम लोग फिंगर नंबर 6 में हम लोग रखा हुआ है। अब इसको देख लीजिए, इनका ट्रीटमेंट का पॉइंट है। ट्रीटमेंट का ये है, फिंगर नंबर 6 में हमने कहा, ये है फिंगर नंबर 6 लेफ्ट में, फिंगर नंबर 6 है। तो नीचे हम लोगों ने स्पाइनल, वो मेडुला, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड रखा हुआ है। तो जब ऊपर अगर गर्मी के रुच का उपचार करना होगा तो हम लोग कहाँ करेंगे? ऊपर वाले ज्वाइंट में करेंगे, गर्मी में, क्योंकि गर्मी में बात है। जब हम लोग वर्षा काल में करना चाहेंगे तो बीच वाले में ज्वाइंट में करेंगे, और जब हम जाड़े में करना चाहेंगे तो नीचे वाले ज्वाइंट में करना चाहेंगे। उसी तरह आपका सर्वाइकल ऊपर वाले में, थोरेसिक बीच वाले में, और लंबोसैक्रल नीचे वाले, ये उपचार का तरीका हमारे पास है। तो फिंगर नंबर 6 में अगर आपको कोई है तो 6 देखिए, सब वर्टिकल भी है, 6 हॉरिजॉन्टल भी है, सब कोई वर्टिकल में कर, सब में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या स्पाइरल, तीनों में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 6 में अगर आप देना चाहते हैं कभी तो 6 वर्टिकल भी दे सकते हैं, 6 वर्टिकल, 6 हॉरिजॉन्टल, 6 स्पाइरल, तीनों में ट्रीटमेंट आप लोग दे सकते हैं। दिशा अभी गवर्नर जी, सर दिशा भी छोड़ दें कि दिशा भी कंटिन्यू करें? दिशा, मन और आत्मा तम 4 रह गए। दिशा, मन, आत्मा, तम 4 रह गए हैं। 1 घंटे में अगली बार हो पाएगा, 1 घंटे में करने की कोशिश करेंगे, 3 क्लासेस में हो जाती है। और संजय जी, जी सर, तो हम 2 मिनट अभी अभी जाइएगा नहीं, तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे और हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने पढ़ करके अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, पढ़ा करके, किसी को बता करके, और कोशिश करेंगे कि अपने जैसे 100 थेरेपिस्ट और क्रिएट कर सके, ताकि
जो हमारी पॉपुलेशन है उसको देखते हुए हमको 20 लाख थेरेपिस्ट और चाहिए। हमको 20 लाख थेरेपिस्ट चाहिए 2 साल के अंदर। ये कोई संस्थान नहीं कर पाएगा, सारे संस्थान मिलकर के भी नहीं काम कर पाएंगे जब तक यह एक जन आंदोलन के रूप में नहीं होगी। और जब जन आंदोलन हो जाएगा तो ये हमारी चीज हो जाएगी, हमारी थेरेपी की जीत होगी। और हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपने थेरेपी के माध्यम से जन सेवा यानी रोगों से लोगों को मुक्त करने का काम करेंगे, उनको राहत देने का काम करेंगे। यही बड़ी जन सेवा होगी। अपनी सेवा करने के साथ साथ जन सेवा का कार्य भी हम लोग कर पाएंगे और खेमका सर के सपने पूरे हो पाएंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो को बंद कर दे रहे हैं।